फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग पीजीबीपी को लेकर डील कर रहे थे और आज हम लोग डील करने वाले हैं सेक्शन 40A सब सेक्शन 2 को लेकर। देखिए क्या होता है, सेक्शन 30 टू सेक्शन 37 ये आपका डिडक्शन को लेकर डील करता है। क्या क्या खर्चे ऐसे होंगे जो अलाउ होंगे अंडर द हेड पीजीबीपी, उसको लेकर सेक्शन 30 से लेकर सेक्शन 37 तक डील करता है। सेक्शन 40 एंड 40A डील करता है कि एक्सपेंसेस एक्सप्रेसिवली डिसअलाउड अंडर द एक्ट। सेक्शन 40 एंड 40A कहता है कि क्या क्या खर्चे ऐसे हैं जो अलाउ नहीं होंगे। क्या कहता है सेक्शन 40? क्या कहता है, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन एनी अदर प्रोविजन ऑफ द एक्ट। टुडेज डे ऑफ द वर्ड इज नॉट विथ स्टैंडिंग। इसका मतलब क्या होता है, नॉट विथ स्टैंडिंग मतलब क्या होता है, नॉट विथ स्टैंडिंग मतलब होता है ओवर रूलिंग। तो सेक्शन 40 क्या कर रहा है, ओवर रूलिंग द इंटायर इनकम टैक्स प्रोविजन। सेक्शन 40 क्या कर रहा है, ओवर रूलिंग द इंटायर इनकम टैक्स एक्ट। तो आज हम लोग डील करेंगे सेक्शन 40A सब सेक्शन 2 को लेकर। तो क्या होगा, क्या एओ क्या करता है, एओ कुछ खर्चे ऐसे हैं जो डिसअलाउ कर देते हैं। किस खर्चे को डिसअलाउ करते हैं, व्हेन देयर इज एन एक्सपेंडिचर and the payment of expenditure is to be made to the specified person। आप क्या कर रहे हो, उस एक्सपेंडिचर का पेमेंट आप स्पेसिफाइड पर्सन को कर रहे हो। and the expenditure is excessive and unreasonable। expenditure is excessive and unreasonable having regard to market value of goods or services and having regard to the legitimate nature of the business। क्या होगा 40A2 में कौन कौन से एक्सपेंसेस डिसअलाउ होंगे, वो सारे एक्सपेंसेस डिसअलाउ होंगे जो आप पे करते हो स्पेसिफाइड पर्सन को, जो आप पे कर रहे हो स्पेसिफाइड पर्सन को। और वो जो एक्सपेंडिचर है वो इन एक्सेसिव है और अनरीजनेबल है। किस कंडीशंस में, हैविंग रिगार्ड टू द मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज, जो उसका मार्केट वैल्यू है उससे कंपेयर करने पर ये आपका एक्सेसिव और अनरीजनेबल है। और दूसरा क्या, और दूसरा आपका आ गया हैविंग रिगार्ड टू द लेजिटिमेट नेचर ऑफ बिजनेस। जो बिजनेस की रिक्वायरमेंट नहीं है उसके ऊपर भी आप खर्च कर रहे हो तो ये भी आपका एओ डिसअलाउ कर देगा। अब आपके मन में ये क्वेश्चन उठ रहा होगा कि स्पेसिफाइड पर्सन क्या होता है। देखिए क्या होता है, प्राइवेट कंपनी में क्या होता है, जो डायरेक्टर है, डायरेक्टर अपने पापा को, मम्मा को, भाई को, बहन को, रिलेटिव को, सभी को एक ह्यूज अमाउंट ऑफ सैलरी पे करते हैं। एओ क्या कर देता है, एओ उस सभी सैलरी को डिसअलाउ कर देता है जितना एक्सेसिव और अनरीजनेबल है। अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि स्पेसिफाइड पर्सन क्या हो गया। स्पेसिफाइड पर्सन कंपनी के केस में डायरेक्टर्स होंगे और उसके रिलेटिव हो गए। स्पेसिफाइड पर्सन फर्म के केस में पार्टनर्स हो गए और उसके रिलेटिव हो गए। स्पेसिफाइड पर्सन इंडिविजुअल के केस में, स्पेसिफाइड पर्सन इंडिविजुअल के केस में उसके रिलेटिव हो गए। स्पेसिफाइड पर्सन एओपी बीओआई के केस में उसके मेंबर्स हो गए और उसके रिलेटिव हो गए। समझ में आ गया। तो स्पेसिफाइड पर्सन क्या होता है, स्पेसिफाइड पर्सन इंडिविजुअल के केस में रिलेटिव्स हो गए और कंपनी के केस में डायरेक्टर्स हो गए और डायरेक्टर्स के रिलेटिव हो गए, डायरेक्टर और डायरेक्टर्स के रिलेटिव हो गए। क्लियर है। तो ये आपका स्पेसिफाइड पर्सन का डिफिनेशन हो गया। ऐसा हो सकता है कि सपोज कीजिए मुकेश झा, मेरा आपका होल्डिंग है टैक्स एक्स पर, मेरा आपका होल्डिंग है एक अलग कंपनी है आपका टैक्स वर्क। तो मेरा दो कंपनी में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, मेरा दो कंपनी में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। मेरा सब्सटेंशियल इंटरेस्ट टैक्स एक्स में भी है, मेरा सब्सटेंशियल इंटरेस्ट टैक्स वर्क में भी है। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में आपका जो मैं मुकेश झा और टैक्स एक्स एक दूसरे के रिलेटिव हो गए या एक दूसरे के स्पेसिफाइड पर्सन हो गया। मुकेश झा और टैक्स वर्क स्पेसिफाइड पर्सन हो गया। एक नया अमेंडमेंट आया, उस अमेंडमेंट में यह कहा गया कि टैक्स एक्स और टैक्स वर्क भी एक दूसरे के स्पेसिफाइड पर्सन हो गए। और इसको प्रैक्टिकली समझते हैं। रतन टाटा, उनका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज पर, टाटा स्टील पर, टाटा मेटालिक्स पर, टाटा मोटर्स पर, टाटा पावर पर। एग्जांपल के लिए मैं आपको कह रहा हूं, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट मतलब होता है मोर देन 20% ऑफ होल्डिंग, मोर देन 20% ऑफ शेयर होल्डिंग।
ठीक है, तो आपका यदि 20 या 20 से अधिक शेयर होल्डिंग है तो आपका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट उस कंपनी पर हो गया। तो रतन टाटा का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट टाटा स्टील पर भी है, टाटा मेटालिक्स पर भी है, टाटा मोटर्स भी पर भी है और टीसीएस पर भी है। तब क्या हो गया, रतन टाटा और टाटा स्टील स्पेसिफाइड पर्सन हो गया, रतन टाटा और टीसीएस स्पेसिफाइड पर्सन हो गया। इस तरीके से ये सभी स्पेसिफाइड पर्सन हो गए। और अमेंडमेंट के बाद क्या हो गया, अमेंडमेंट के बाद आपका टीसीएस, टाटा मेटालिक्स, टाटा मोटर्स ये सभी एक दूसरे के स्पेसिफाइड पर्सन हो गए। ये रिसेंट अमेंडमेंट था, समझ गए। अब मैं आपसे ये कहता हूं कि 40A2 में डिसअलाउ कब होता है, excessive and unreasonable having regard to the legitimate nature of business or having regard to the market value of goods or services। सपोज कीजिए मेरे वाइफ का एक यूट्यूब चैनल है, मधु यूट्यूबर। अब क्या होगा कि मैं उस चैनल पर ऐड देता हूं अपने बिजनेस टैक्सेक्स का, मेरा जो कंपनी है टैक्सेक्स का ऐड मैं अपने उस चैनल पर दे रहा हूं और उसके लिए मुझे पे करना पड़ रहा है उनको 1 लाख रुपीज, 1 लाख रुपीज। सेम सब्सक्राइबर वाले अदर चैनल्स हैं, उसको मैं उतने मिनट के ऐड का मैं उनको पे कर रहा हूँ 60,000 रुपीज। अब मुझे ये बताओ कि मैंने जो अपने वाइफ को 1 लाख रुपीज पे किया और उसी चैनल के लिए मैं 60,000 रुपीज पे कर रहा हूँ, तो ये 40,000 क्या हो गया, ये 40,000 एक्सेसिव हो गया, अनरीजनेबल हो गया। एओ का डिस्क्रिप्शन है, एओ चाहे तो इस 40,000 को डिज अलाउ कर देगा, एओ डिज अलाउ कर देगा सेक्शन 40A सब सेक्शन 2 में। मान लो मेरा एक बिजनेस है और मैं मोनोपोली हूं, मेरा कोई कंपटीटर नहीं है, मेरा कमिंग 10 इयर्स का पूरा ऑर्डर बुक कंप्लीट है, मेरा आने वाले 10 इयर्स का ऑर्डर बुक कंप्लीट है, मेरे पास इतने डिमांड है कि मैं उसको फुलफिल कर नहीं पाऊंगा, एक्सेस ऑर्डर में लेने के पोजीशन में हूं नहीं, मैं पूरा सिचुएशन में हूं, मैं अब कुछ नहीं कर सकता, जितना मेरे पास है उतना सफिशिएंट है। तब मैंने एक ऐड दिया अपने वाइफ के मैगजीन में, एंड द प्राइस ऑफ दैट एडवर्टाइजमेंट इज 1 लाख रुपीज। ये वो क्या करेगा, ये वो कहेगा कि इस 1 लाख को मैं सेक्शन 40A सब सेक्शन 2 में डिसअलाउ करता हूं, क्योंकि ये आपका लेजिटिमेट नेचर ऑफ बिजनेस नहीं है, आपको इसकी रिक्वायरमेंट नहीं थी, आपने फिर भी इसको खर्चा किया, इसीलिए ये आपका डिसअलाउ हो जाएगा। सपोज कीजिए मेरा भाई है, मैंने उनको अपने कंपनी में जॉब में रखा, मैंने टैक्स एक्स में उनको एम्प्लॉय के रूप में उनको रखा और मैं उनको सैलरी पे करता हूँ 1 लाख रुपीज पर मंथ। उनका क्वालिफिकेशन है क्लास 10 और मैं उनको पे कर रहा हूँ 1 लाख रुपीज। उसी तरीके से मेरे उस कंपनी का जो सीए है, मेरे कंपनी का जो सीए है उसको मैं पे करता हूँ 80,000 रुपीज। तो क्या होगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एओ चाहे तो एओ कहेगा कि जो रीजनेबल अमाउंट होना चाहिए वो आपका 20,000 रुपीज होना चाहिए, और जो मैं अपने भाई को 1 लाख रुपीज पे कर रहा हूँ एओ कहेगा कि जो एक्सेसिव और अनरीजनेबल है वो 80,000 एक्सेसिव और अनरीजनेबल है, रीजनेबल अमाउंट तो 20,000 होना चाहिए, और 40A सब सेक्शन 2 में उस 80,000 को डिज अलाउ कर देगा। अब आपके मन में ये डाउट आ रहा होगा कि क्या रीजनेबल है, इसको लेकर झगड़ा होगा एओ के बीच में और एसएससी के बीच में। आपने सही सोच रहे हो, वास्तविक में झगड़ा होता है, क्या रीजनेबल है उसको लेकर आपको प्रूव करना पड़ेगा कि जो पैसा मैं पे कर रहा हूं वो आपका रीजनेबल है। यदि आप प्रूव कर पाओगे कि यदि वो रीजनेबल है तो एओ आपका सेक्शन 40A सब सेक्शन 2 को इन्वोक नहीं करेगा। क्या होता था पहले, क्या होता था कि ये आपका एक सेक्शन होता है डोमेस्टिक ट्रांसफर प्राइसिंग। डोमेस्टिक ट्रांसफर प्राइसिंग होता है, ट्रांसफर प्राइसिंग मतलब क्या होता है, आर्म्स लेंथ प्राइस अंडर द नॉर्मल कंडीशन। आप यदि नॉर्मल केस में जो प्राइस होता है हम उसको कहते हैं आर्म्स लेंथ प्राइस। तो पहले क्या होता था, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने डोमेस्टिक ट्रांसफर प्राइसिंग को इंट्रोड्यूस किया था और डोमेस्टिक ट्रांसफर प्राइसिंग का एक पार्ट सेक्शन 40A सब सेक्शन 2 भी हुआ करता था। 40A सब सेक्शन 2 डोमेस्टिक ट्रांसफर प्राइसिंग में कवर था। एओ करते क्या थे, एओ प्रत्येक केस को रेफर कर देते थे टीपीओ के पास में, ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर के पास में, और असेसमेंट में डिले होता था। ये एक जेन्युइन हार्डशिप थी जो एसएससी फेस करते थे। डिपार्टमेंट ने इसको एड्रेस किया
और डोमेस्टिक ट्रांसफर प्राइसिंग से सेक्शन 40A सब सेक्शन 2 को एक्सक्लूड कर दिया गया। अब ये डोमेस्टिक ट्रांसफर प्राइसिंग का पार्ट नहीं है। क्या आप जो खर्च कर रहे हो वो आपको प्रूव करना पड़ेगा कि ये रीजनेबल है, ये आपका एक्सेसिव नहीं है, ये अनरीजनेबल नहीं है, ये आपका अनरीजनेबल हैविंग रिगार्ड टू द मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज एंड हैविंग रिगार्ड टू द लेजिटिमेट नेचर ऑफ बिजनेस है। ये आपका रीजनेबल है, ये अनरीजनेबल नहीं है। ये अब एसएससी को प्रूव करना पड़ेगा और ये एओ का डिस्क्रिप्शन है कि वो चाहे तो ये निकाल सकता है कि कितना रीजनेबल अमाउंट होना चाहिए। समझ गए? सपोज कीजिए मैंने अपने एक रिलेटिव को सेल किया, कोई गुड्स मैंने सेल किया और मैंने उससे प्राइस लिया 10 लाख रुपीज। मैंने कितना रुपया सेलिंग प्राइस लिया? 10 लाख रुपीज। अब मैं वही सेम प्रोडक्ट जब मैं मार्केट में सेल करता हूं तो मैं आपका सेल करता हूं 12 लाख में, मैं आपका सेल करता हूं 12 लाख में। अब मुझे आप ये बताओ, क्या इस केस में सेक्शन 40A सब सेक्शन 2 एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा? क्या एओ इन्वोक कर पाएगा सेक्शन 40A सब सेक्शन 2 को? एओ इन्वोक नहीं कर पाएगा, क्योंकि मैंने क्या कहा था 40A2 के कंडीशन क्या है? देयर मस्ट बी एन एक्सपेंडिचर शुड बी पेड टू द स्पेसिफाइड पर्सन एंड द एक्सपेंडिचर्स is excessive and unreasonable having regard to the market value of goods or services and having regard to the legitimate nature of business। आप इस केस में क्या कर रहे हो? आप इस केस में सेल कर रहे हो, एक्सपेंडिचर नहीं कर रहे हो, इसीलिए एओ इन्वोक नहीं कर पाएगा। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है यूनाइटेड एक्सपोर्ट का, जो ये आपका दिल्ली हाई कोर्ट का केस है। यूनाइटेड एक्सपोर्ट्स वाले केस में क्या हुआ था? जो एसएससी ने जो सेल किया वो स्पेसिफाइड पर्सन को सेल किया और सपोज कीजिए बाहर में वो सेल करता है 25 लाख रुपीज में और स्पेसिफाइड पर्सन को सेल किया 20 लाख रुपीज में। 5 लाख रुपीज का ट्रेड डिस्काउंट दिया गया, 5 लाख रुपीज का ट्रेड डिस्काउंट दिया गया। एओ ने 40A2 इन्वोक कर दिया। हाई कोर्ट क्या करता है? हाई कोर्ट करता है ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट एन एक्सपेंडिचर। ट्रेड डिस्काउंट कोई एक्सपेंडिचर नहीं है। आप देखिए, आप अकाउंटिंग में ट्रेड डिस्काउंट का क्या एंट्री करते हो? आप कोई एंट्री नहीं करते हो। ट्रेड डिस्काउंट एक्सपेंडिचर के रूप में ट्रीट होता ही नहीं है। कैश डिस्काउंट एक्सपेंडिचर के रूप में ट्रीट होता है। ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट एन एक्सपेंडिचर। हाईकोर्ट ने कहा कि ट्रेड डिस्काउंट कोई एक्सपेंडिचर नहीं है, इसीलिए 40A सबसेक्शन 2 को इन्वोक नहीं किया जा सकता। समझ गए? तो ये आपका मोटा मोटी सेक्शन 40A सब सेक्शन 2 को लेकर मैंने डील किया। कल हम लोग सेक्शन 40A सब सेक्शन 3 को लेकर डील करेंगे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। यदि आपको कोई भी डाउट है तो डू राइट इन द कमेंट बॉक्स। आई लव टू रीड योर कमेंट एंड गिव रिप्लाई ऑन दैट। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर हियरिंग।